राजस्थान का नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने ऊंटों की टोलियां, सुनहरे रेगिस्तान, शाही महल और ऊंचे किले, रंग बिरंगे परिधान, वहीं लोकगीतों की गूंज सुनाई पड़ती है। ये वही भूमि है जहां वीरता और शौर्यता की कहानियां कण कण में बसी है। और इसी राजस्थान की संस्कृति पर रचा बसा हमारा खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। आपके साथ मैं हूँ रोशनी और मेरे साथ मौजूद हैं मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और इतने सुंदर शब्दों में रोशनी जी आपने जो राजस्थान का महिमा मंडन किया है। हमारे राजस्थान की ये खासियत है कि हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ उपहार लेके हमें सुबह उठाता है और दिन भर उस उपहार की उमंग और तरंग हमारे मन में बसी रहती है। लेकिन अभी थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा है, सारे त्यौहार जा चुके हैं। अब सोच रहे हैं कि क्या उत्सव हो और क्या क्या रह गया है। ऐसे कैसे आप ऐसे सोच सकते हैं। हाँ। नवरात्रि चल रहे हैं। अरे हाँ। रामनवमी आने वाली है और हर जगह माता की उपासना में लोग लगे हुए हैं, 9 दिन की भक्ति कर रहे हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि त्योहार जा चुके हैं। ये बात तो सही है। वैसे राजस्थान में इतनी उमंग है कि हम किसी दिन कोई त्योहार ना हो तो हम स्वयं उस दिन को अपना त्योहार बना लेते हैं। वैसे भी अब थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है। हमें कुछ ना कुछ शीतलता का अनुभव हो, इसके लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में राजस्थान की जो उपजाऊ भूमि है और हमारे जो किसान हैं, वो हमें जिस दिन फलों का तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं, उनका तो कहना ही क्या आपने गर्मी के फल खाए? बिल्कुल खाएं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर बात तरबूज की जाए या खरबूजे की बात की जाए तो ये ठंडक तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही नवरात्रियों में बड़े काम आते हैं, क्योंकि जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए बहुत ही प्रभाव उनके जीवन पर डालते हैं, क्योंकि उनकी गर्मी हो जाती है और ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत ही लाभकारी रहते हैं। बिल्कुल। तो किसानों की जो मेहनत है, आज क्यों ना किसानों की इसी पृष्ठभूमि पर हम बात करें, क्योंकि हमारे बीच जो आज अतिथि आए हैं उनकी पृष्ठभूमि भी एक राजस्थान की माटी से जुड़ी है और वो किसानों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान CR चौधरी साहब का। बहुत बहुत चौधरी साहब, अलबेलो राजस्थान के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों को, प्रणय साहब और रोशनी जी, हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। और साथ ही मैं DD राजस्थान के अधिकारियों का, स्पेशली वीरेंद्र जी, आपके कुलदीप जी और सारे अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि अलबेलो राजस्थान के कार्यक्रम में जो जितने लोग दर्शक जुड़े हुए हैं, किसान भाई हैं, युवा हैं, बहनें हैं, इन सब का हृदय से स्वागत भी करूंगा और उनको भी मतलब इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद भी दूंगा। जी, रोशनी चौधरी साहब का जो जीवन रहा है वो राजस्थान की माटी में रचा बसा रहा है और अब तक के सफ़र में जितनी उपलब्धियां आपने हासिल की है उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन क्यों ना उसकी एक छोटी सी झलक पहले देख लें और फिर हम चौधरी साहब से बात करेंगे। तो आइए चौधरी साहब, आपके जीवन से जुड़ी छोटी सी एक झलक देखते हैं, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए। तो अभी तक जो हमने आपका सफ़र देखा है उसको देखने के बाद में मेरी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मेरी जानने की जिज्ञासा इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि जिस तरीके से आपने अपना प्रारंभिक जीवन और करियर की शुरुआत करी है एक लेक्चरर के तौर पर, और उसके बाद में आपने राजनीति तक का सफ़र जो तय किया है, तो एक व्याख्याता से लेकर राजनीति तक का जो आपका सफ़र रहा है उसकी क्या शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके प्रारंभिक जीवन पर हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं। रोशनी जी, मैं एक सिंपल, बहुत साधारण किसान परिवार से जन्मा हूँ और मेरा गांव एक्चुअल में नागौर जिले की मेड़ता तहसील में धानलास करके गांव है जी। और उस समय केवल 60-62 घर होंगे उस गांव में।
और आज तो काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैं क्योंकि 1948 आज़ादी का जन्म है मेरा भी, आज़ाद भारत का जन्मा हुआ हूँ जी। और छोटे से गाँव, उसमें आप ताजुब करेंगे कि कोई स्कूल नाम की चीज़ नहीं थी। वहाँ से जब 3-3.5 साल का था तो पैदल 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल रोजाना 2.5 किलोमीटर आना जाते थे। और एक पाठशाला हुआ करती थी जी। जिसमें पंडित जी हमें मैथ्स और महाजनी विद्या पढ़ाया करते थे। जी। तो वहाँ से तो स्टार्ट की। फिर मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल खुली तो कुछ दिन वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद में गांव से 14 किलोमीटर दूर एक डांगावास गांव में, मेड़ता के जस्ट पास में, वहाँ पढ़ते, मिडिल क्लास के लिए वहाँ गए। 8वीं तक वहाँ पढ़ाई करी, 34 से लगा के 8वीं। उसमें भी रोज़ 4-5 किलोमीटर आना जाना। किसान छात्रावास वहाँ था नहीं, मेड़ता में था, वहाँ से रोज़ पढ़ने जाते थे। तो इस प्रकार से एक प्रारंभिक काफ़ी कठिनाइयों के दौर में, यानी पद यात्राएँ, और जब भी गांव आते तो भेड़ें चराने का काम, पशु पालने का काम, खेती का काम में पूरा सबको सहयोग भी करते थे। जी। तो एक प्रारंभिक जीवन। उसके पश्चात जो है, मैंने मैट्रिक, उस समय सीनियर सेकेंडरी नहीं होती थी, और 1963 में मैंने मैट्रिक पास करके कॉलेज के लिए एडमिशन लिया था। वहाँ से करीब 80-90 किलोमीटर दूर बांगड़ कॉलेज डीडवाना, बांगड़ जी के द्वारा बनाया हुआ कॉलेज है डीडवाना, जो आज भी प्रसिद्ध कॉलेज है पीजी को। उस समय केवल डिग्री कॉलेज था जी। और सीनियर सेकेंडरी ने होने से प्री यूनिवर्सिटी क्लास कहलाती थी, जो 11वीं की क्लास को प्री यूनिवर्सिटी, वो अध्ययन किया। बीए मैंने वहाँ से किया। फिर मैंने एमए डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। एमए करने के पश्चात मेरिट में नंबर होने के कारण मुझे कॉलेज की लेक्चरशिप मिल गई पहले स्टार्टिंग में, विदाउट एनी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का सामना किए बगैर। और उसके पश्चात ये लंबा, देन गवर्नमेंट आरपीएससी से अप्रूव कंफर्म हो गया था। आरपीएससी से सेलेक्ट होने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में भी मैंने पढ़ा जी, बिल्कुल। वहीं से प्रशासनिक सेवाओं में आया और फिर लंबा सिलसिला प्रशासनिक सेवाओं का। 2014 से राजनीति में आया, एमपी बना नागौर से जी। और उसके पश्चात मोदी जी ने मुझे अपने कैबिनेट में भी मौका दिया। जी जी। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को देखा। साथ ही उन्होंने दूसरा मिनिस्ट्री में सुरेश प्रभु जी के साथ में ये राज्य मंत्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट देखे। और मोदी जी के नेतृत्व में, वास्तव में उनके निर्देशन और नेतृत्व में काफ़ी विभागों के अच्छे काम किए और एक कई नई योजनाएं भी लाई जो वास्तव में देश के हैं। और मैं मोदी जी के लिए हमेशा कहता हूँ, दिन एक योजना या अनेक। प्रधानमंत्री कोई ऐसा दिन नहीं जाए जब थिंक करते ही रहते हैं कि कौन सी योजना गरीबों के हित कर। और जितनी योजनाएं, उनका मूल जो मंत्र है, जो मूल जो केंद्र बिंदु है, दैट इज पुअर। हाउ टू ब्रिंग द पुअर्स अपलिफ्ट कैसे करें जी, गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पिछड़े को पहले कैसे लाया जाए, इसी पे माननीय प्रधानमंत्री जी थी में जी। राजस्थान सरकार में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम करने का मौका मिला एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जिस डिपार्टमेंट एसडीएम से लगा कर यात्राएं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स तक रही है, वो उसमें भी काम किया। फिर लोक सेवा आयोग में कांग्रेस गवर्नमेंट में मुझे मेंबर लगाया था जी। और बीजेपी की गवर्नमेंट में मुझे चेयरमैन बनाया था जी जी। इस प्रकार से, क्योंकि इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अच्छा काम करने की बदौलत ही वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला था। बहुत सही कहा आपने चौधरी साहब, बिल्कुल सही कहा। आपने बताया कि भक्त शिरोमणि मीराबाई की जन्मस्थली मेड़ता के पास आपका जन्म हुआ। तो ये बड़ी एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपने आप आती है जब आप किसी ऐसी हस्ती के क्षेत्र में जन्म लेते हैं। तो इसलिए आपका जीवन बहुत माटी से जुड़ा हुआ भी रहा और आप किसानों के बहुत करीब भी रहे और जनहित योजनाओं के बहुत आप नज़दीक रहे जी। आप इस समय राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। हम जानना चाहते हैं किस तरह का आयोग है और किसानों के लिए किस तरह के काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं भारद्वाज साहब जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जी कि जिन्होंने पहली बार गवर्नमेंट बनते ही आयोगों के बारे में सुध ली जी। वरना सामान्यतः गवर्नमेंट के जब 3-4 साल, 3.5-3 साल निकलते हैं तो आयोगों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इन्होंने तुरंत आयोग के अध्यक्ष बनाए और किसान आयोग क्योंकि एक महत्वपूर्ण आयोग है जी। ये कई विभागों से जुड़ा हुआ है। किसान का जिस जिस विभाग से संबंध रहता है
और उसका मेन मकसद यही, गवर्नमेंट का किसान आयोग बनाने का मकसद ये है कि सभी से कोऑर्डिनेट करके किसानों से संपर्क साध करके आज का किसान क्या चाहता है, हम किसान को किस प्रकार से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा मोदी जी अन्नदाता कहते हैं, तो अन्नदाता है आज वास्तव में, बाकी चीज़ें आपको मिल सकती लेकिन अनाज के लिए तो उसी के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, वो मेहनत करके अपने खेत ज़मीन में से उपजा करके आपको सारे उपभोक्ताओं को देता है। इसलिए अन्नदाता के लिए क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, क्योंकि हमारी डबल राजस्थान और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकारें अच्छा काम करें और दोनों किसानों के लिए समर्पित हैं। और अभी जब हम लोग 2014 में गए थे तो 2013 तक का जो बजट था, यू विल वंडर, 32,000 करोड़ लास्ट 2013 का बजट रहा था कि खेती का, यानी कृषि का, जो आज 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होगा बजट इस साल का जो 2025 का पेश हुआ है, मोर देन 1.5 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऐसे ही राजस्थान सरकार का, राजस्थान सरकार से किसान आयोग के द्वारा हमने 8-9 जिलों में संवाद कायम किया था पिछले 6-8 महीने में, और उनका निचोड़ निकाल के उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी मांगे हैं, किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जैविक खेती भी है, उसमें उत्पादन भी है, और इनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी को किसान तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सब बातों की लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया। किसानों का प्री बजट जो मीटिंग थी, किसानों 200 के करीब किसान पूरे राजस्थान के थे, हम भी थे उसमें, और जो जो उन्होंने डिमांड रखी, जो जो उनकी मांगे थी, उन पे राजस्थान सरकार ने पूरा विचार किया। और हमारे आयोग के द्वारा जो इम्पोर्टेंट हमने कहा कि ये बातें मुख्यमंत्री जी निवेदन की, उन्होंने मानी। जैसे सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि साहब किसान क्रेडिट कार्ड माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में चालू किया गया था, केसीसी। उस समय 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। अच्छा। और भजनलाल जी की सरकार आई जब तो वो 3 लाख ही रहा, और हमने निवेदन करके 3 लाख से 5 लाख करवा दिया। अरे वाह। तो इससे हमारे किसान को थोड़ा रिलीफ मिली, भाई 3 लाख से 5 लाख का लोन ले सकते हैं। इसी प्रकार से किसानों को पशुपालन से लेकर के इस आपका किसानों के लिए, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसान को 4-5 चीज़ चाहिए। पहला पानी, दूसरा बिजली, तीसरा आपको देखेंगे उसको मार्केटिंग, चौथा मूल्य समर्थन, बहुत सही, हाँ, वैल्यू एडिशन। जी। इन पे फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने का काम है। इससे किसान और किसानों के आसपास के लोगों को फायदा होगा। और इन 4-5 चीज़ों पे हमने निवेदन किया, और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। जब प्रधानमंत्री जी, जब हम लोग, मैं फूड मिनिस्ट्री में था, तब भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि फार्मर्स के लिए क्या किया जा सकता है, युवाओं के लिए क्या किया जा सकता है, और उसका उन्होंने पूरा तवज्जो दे करके ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, जी, यानी एक एक बूंद को बचाया जाए। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, ये योजना प्रधानमंत्री, और उसको फॉलो करके भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने अभी फार्म पॉइंट्स के जो पहले लक्ष्य थे उसको डबल करने की कोशिश की, क्योंकि हर खेत में पानी रुकेगा। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे ही गांव के एक किसान है जिसके बहुत कम पैदा होती थी, लेकिन फार्म पॉइंट बनाने के बाद में इस साल उसके 25 लाख का तो जीरा हुआ है। अच्छा। 25 लाख रुपए का। तो मतलब एक फार्म पॉइंट कितना महत्व, यानी छोटा सा खेत में तलाई बना ली और उसका पानी से, एक तो क्योंकि इस साल बारिश अच्छी हुई और इस कारण से फार्म पॉइंट सारे भर गए थे, तो उससे भी फायदा हुआ। तो ऐसे ही किसानों को नुकसान करते हैं जानवर। हम लोग जब लोकसभा में थे तो कम से कम मोर देन 70 MPs ने रेज किया कि साहब ये सुअर है, नीलगाय है, इनसे कैसे किसानों को बचाया जाएगा। तो उसके लिए तारबंदी का प्रोविज़न किया। तो अब की भजनलाल जी सरकार को धन्यवाद दूंगा, 75,000 किसानों के लिए 300 करोड़ रुपए की तारबंदी का ये प्रोविज़न किया है। यानी तारबंदी लगाने का, तारबंदी हो गया, आपका फार्म पॉइंट हो गया। ऐसे ही आज का जो महती आवश्यकता है, ग्रीन हाउसेस प्लस ये आपका जिसको हम पॉली हाउस बोलते हैं, जिसमें मतलब किसान अपनी जो सब्जियां हैं, आपके फ्रूट्स हैं, मतलब वातावरण को थोड़ा सा
प्राकृतिक वातावरण को अनुकूल करने के लिए। जी। तो ये अब की 2000 का लक्ष्य और रखा पूरे राजस्थान के लिए, 2000 लोग पोली हाउसेस के लिए। चौधरी साहब, जितनी आपने चीज़ें बताई हैं किसानों के लिए आयोग जिस तरह से कार्य कर रहा है, अब क्या प्रदेश के सभी किसानों को इन सभी योजनाओं की या जो आप विकास की जो बात कर रहे हैं ये सब की जानकारी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब क्या है कि किसानों को अवेयर कर रहे हैं हम लोग। किसान संवाद कार्यक्रम के तहत किसान आयोग कर रहे हैं। अभी हमने सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में किसान मेले लगाए हैं। अच्छा। और कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा और यूनिवर्सिटी के समन्वय से, और इन मेलों में हज़ारों किसानों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें किसान मेले और किसानों के लिए कार्यक्रम जो रखे जा रहे हैं उसके मार्फत वहाँ पे डेमो दिया जा रहा है। और विभिन्न प्रकार जो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट आए हैं एग्रीकल्चर के लिए वो सारे स्टॉल लगा के, जैसे मैं जो अपने यूनिवर्सिटी में गया था, मैं कसी मंत्री जी दोनों थे, इसी प्रकार से मैं वहाँ पे हनुमानगढ़ में गया, 300 स्टॉल लगा रखी थी। लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बताने के लिए। और हज़ारों किसानों ने 3 दिन का, अभी 3 दिन का कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे बीकानेर के अंदर चल रहा था, 3 डेज के जोधपुर विश्वविद्यालय ने भी लगाया। तो ऐसे किसान मेले, ऐसे हमारा ये जो भेड़ एवं पालन केंद्रीय भेड़ वाला है जो मालपुरा गाविका नगर में है, वो रोजाना किसानों के लिए टोलियां आती है अलग अलग जगहों से, उनको बताया जाता है कैसे भेड़ को पालन किया जाए, बकरी पालन से कैसे आमदनी बढ़ाई जा सकती है। ये ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, जैसे लोगों को बुलाना। और अभी मुख्यमंत्री जी ने हमने टोंक के अंदर एक बहुत बड़ा किसान में 10-15,000, अजमेर के अंदर 15,000 की किसान सम्मान निधि वितरण की थी। और मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का दोनों दिन पहली बार किसानों के बारे में इन्होंने सोचा किसानों को कुछ सम्मान निधि दिया, क्योंकि एक्चुअल में कभी अतिवृष्टि हो जाती है, उनका आप मुआवजा भी कर रहे हैं फसल बीमा के मार्फत, लेकिन इवन देन अन्नदाता को तकलीफ होती है। और उसकी एवज में सालाना मतलब यानी आपका 6,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 किस्तों में सम्मान निधि देती है। और मैं तो राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद दूंगा हम सब की रिक्वेस्ट पे। उन्होंने राजस्थान के अंदर 2,000 प्रतिवर्ष दिए थे पहले साल के अंदर, अभी 1,000 इस साल और बढ़ा दिया, यानी 1.25 साल में 9,000 रुपये, 6,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3,000 राजस्थान सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में दे रही है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस तरह की योजनाओं से हमारे किसान भाई के चेहरे पे एक मुस्कान आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी को लेकर जैसे आप बता रहे थे कि जो किसान हैं उनको जोड़ने का और सरकार को जोड़ने का आप काम करते हैं, एक ब्रिज का आप काम करते हैं। तो अगर मैं कृषि सुधार की बात करूँ तो कृषि सुधार के अंदर आपकी जो महत्वपूर्ण पहल है वो क्या रही है? देखिए कि कृषि सुधार में सबसे 2 ही चीज़ें हैं अभी। पहले उत्पादन बढ़ाओ, लेकिन उत्पादन विद क्वालिटी। जी बिल्कुल। आज का जो उपभोक्ता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाह रहा है। बिल्कुल। और इस कारण से वो चाहता है नेचुरल फार्मिंग की तरफ, यानी मतलब कम से कम रसायन या रसायन मुक्त अनाज मिले, सब्जी मिले, फ्रूट्स मिले, किसी से बात, क्योंकि हर एक को पता है आजकल रसायन का ज़्यादा उपयोग करने से किसानों को, तो उस पर हमारा पूरा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का फोकस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है। जो ये जो नेशनल मिशन है जो है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, उसका मकसद ही यही है कि भारत के अंदर किसान को नुकसान भी नहीं हो, क्योंकि रसायन और ये कीटनाशक दवाई छिड़कने से नेचुरली पैदावार कुछ समय के लिए ज़्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वो ज़मीन उर्वरक जो है वो बंजर में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल। और धीरे धीरे उसमें सफेदी आएगी और पैदावार कम, चाहे बाद में कितना ही खाद डालो। इसलिए अभी से हम लोग नेचुरल फार्मिंग के ऊपर दे रहे हैं। जैविक खेती है, प्राकृतिक कृषि है, जिससे, और प्राकृतिक कृषि का मैं आपको बिल्कुल राजस्थान के विभिन्न समाजों से प्राकृतिक कृषि से जो पैदा करते, पहले ये डर था कीमत कम मिलेगी और कोई अंतर हो नहीं पाएगा, लेकिन लोगों को ध्यान देता है कौन प्राकृतिक खेती से गेहूं पैदा कर रहा है। एक किसान है झुंझुनों का, जो खेती अपने गेहूं उसका एडवांस बुकिंग 6 महीने पहले हो जाती है, अब की मुझे दे देना, और 5,000 रुपये क्विंटल, जबकि बाजार में आपका 2,600 रुपये क्विंटल मिल रहा है, उसका जस्ट डबल मिल रहा है। यदि उसकी आधी पैदावार भी हो, मैं तो कहता हूँ, तो भी वो बराबरी पड़ती है। इसलिए किसान को अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, प्लस किसान के पास में अब ये है, उसको डेवलप करने के लिए किसान के पास में ही हैज़ द एक्सपीरियंस।
अब उसको एक्सपीरियंस प्लस टेक्नोलॉजी, जी टेक्नोलॉजी उसमें मिला देंगे हाँ जी तो देन इट विल बी डेवलप। आपने किसान बिल्कुल- आयोग का जी। काम यही जी। है कि टेक्नोलॉजी को उस अनुभव के साथ में जोड़ा जाए और क्या नई पुरानी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है आज का किसान उनसे हट करके विच इज़ द मोर वैल्यूएबल कॉमर्शियल क्रॉप्स की ओर भाग रहा है। हाँ जी जहाँ पहले हमारे खेतों में हमने मूंग वगैरह बोते थे हाँ जी तो जैसे छिड़क देते थे ताकि एक फलियाँ हो जाए और थोड़ा खाने लायक दाल हो जाए। जी जी आज उन खेतों में कहीं बाजरा देखने को नहीं मिलता है, जी। केवल मूंग ही मूंग दिखाई देगा आपको। जी जी तो मतलब पैटर्न बदलता जा रहा है। हाँ हाँ किसान देखता है कि जैसे तिलहन में ज़्यादा है तो तिलहन की ओर भागेगा, कपास में ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्या भाव ज़्यादा है तो आज मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग होने लगी कि व्हाट इज़ द नीड इन द मार्केट, जी जी। जी और मार्केट के आधार पे अपना किसान भी बदल रहा है। हाँ और जो नहीं बदल पा रहे हैं यदि वो ट्रेडिशनल कर रहे हैं तो काफ़ी पीछे रहे हैं। तो इसलिए हमें एक नेचुरल फार्मिंग पे जोर दे रहे हैं। इस पर हमारा टेक्नोलॉजी जो आई है लेटेस्ट, मतलब कि लेबर बहुत कॉस्टली हो रही है। आज 700-600 रुपये में कोई लेबर काम करने को नहीं आती। तो किसान को पहले कई दिन तक मुझे याद है खलियान पड़े रहते थे, महीने महीने भर तक खलियान नहीं निकलते थे। हाँ जी। हाँ आज तो खेत में ही मशीन जाती कमाई जी। और मूंग निकाल के आपके बोरी में भर देती है। बिल्कुल चना भी निकाल दिया, हाँ। गेहूँ निकाल, मतलब कोई विदाउट, तो टेक्नोलॉजी कितना फ़ायदा हुआ है जी विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। हाँ। क्यों कई बार खले पड़े हैं, कोई बारिश आ गई, कभी आंधी तूफान आ गया तो वो तो मौका ही नहीं है। मतलब आपका इधर से काटो और दूसरे एक दिन सूखे, दूसरे दिन उस मशीन को मंगा लो। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो आई है जी बुआई से लगा करके कटाई तक, और अब सबसे बड़ी जो है वो है कंजर्वेशन कि इनको सही कैसे रखा जाए। हाँ उसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज चेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है, हाँ जी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज अच्छी फैसिलिटी दी जाए, चाहे प्याज हो, फ्रूट्स हो, इन सबको। तो वो भी चौधरी साहब, जैसे आप बता रहे हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में आपने बताया, इसमें जैविक खेती की जा रही है। जो जैविक उत्पाद हो रहे हैं किसानों के द्वारा, उनके दाम थोड़े से एक उपभोक्ता के लिए ज़्यादा होते हैं। कई बार उसको लगता है कि दाम ज़्यादा है इसके बनस्पत दूसरी सेम वैसी ही चीज़ है लेकिन उसका दाम कम है। तो ये जैविक खेती के उत्पादों का दाम ज़्यादा क्यों है? देखिए बात सही है, कारण है जैविक खेती के अंदर दाम ज़्यादा का कारण है आज आप पेस्टिसाइड्स और दुनिया भर के डाल करके पैदावार तो ले लोगे जी ज़्यादा, जी ज़्यादा पैदावार लेते तो दाम अपना आप उसके कम होते। जी जो कम चीज़ पैदा होगी थोड़ी बहुत, लेकिन हम उस पैदावार को कम नहीं होने दे रहे हैं। ये भी कोशिश करें उसकी अपने आप ये दाम भी कम हो जाए, बराबर से दाम आएंगे जितनी लागत है, क्योंकि किसान की लागत मूल्य बहुत आता है। और इसीलिए स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी 2006 में, जी 2013 तक उस रिपोर्ट को किसी यूपीए गवर्नमेंट ने देखा तक नहीं। मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, पहली बार उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की कोशिश की और लागू किया। यानी एक कमेटी बनाई जिसमें आई वाज इन दैट कमेटी आल्सो, जी 7 मंत्रियों की कमेटी थी। और उसमें ये कहा भी किसानों का मतलब किस प्रकार से स्वामीनाथन कमेटी में जो 1.5 गुना उपज की लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, तो उसका एक तो पहले एमएसपी बढ़ा के किया। हाँ। सबसे पहला यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने वाली जो है उसको बढ़ाया जाए। मूंग जो 5,000 में आता था, मूंग 6,975 रुपये, यानी लगभग 2,000 रुपये एक क्विंटल पे बढ़ाए। बाजरा जो 1175 पे था उसको 1975 कर दिया पर क्विंटल, एक ही झटके के अंदर। तो उसका कारण था कि भाई किसानों को लागत मूल्य का 1.5 गुना नहीं तो कम से कम उसका लागत मूल्य से ज़्यादा मिले। और इसी के आधार पे ये सारे, तो लागत मूल्य क्योंकि अभी ज़्यादा आता है, लेकिन हम जोड़ रहे हैं खेती को आज की मतलब है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसमें पशुपालन भी हो, मत्स्य पालन भी हो, बैकयार्ड में मुर्गी पालन भी कर ले। हाँ जी। तो ये सारे यदि करेगा किसान तो उसकी इनकम बढ़ेगी। और उसी खाद को यदि वो डालता जाएगा, आज एक किसान, मैं आपको बताऊं, गायें जो गांव में मेरे खुद के घर पे 60-70 गाय और भैंस बंधी रहती थी, आज सिर्फ 2 गाय और 3 गायें हैं हमारे पास। यानी 3 जानवर कुली, जो 60-70 जानवर रखने वाले थे। तो केवल हम लोग आजकल दूध की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये नहीं देख रहे हैं गोमूत्र, गाय का गोबर, ये सारे सारे काम आ रहे हैं। बिल्कुल भारत आजकल गोबर, भारत से लोग गोबर आयात कर रहे हैं, दूसरे देश आयात कर रहे हैं। जी 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 तो इसलिए हमें ये किसानों को ये बताना पड़ेगा कि इसको यूज़ करो ताकि पैदावार अपना आप ज़्यादा होगी। और जो लोगों को लगता है थोड़े दिन के लगता है, मैंने कहा ना कि अब क्वालिटी ऑफ लाइफ, पहले आदमी
हमने कहा था कि 2014 से 19 तक हमारा जो कार्यकाल था, हाँ जी, मोदी जी का पहला कार्यकाल, वो आवश्यकताएं पूरी करने का। सेकंड कार्यकाल 2019 से 2024 जो आया है, उसमें अपेक्षाएं क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल उन अपेक्षाओं को पूरा करने का कार्यकाल रहा। और उनको कार्यकाल को वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने उन अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया कि पानी मिले, लेकिन हर घर जल, हर घर नल मय जल, और वो भी शुद्ध जल। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से ये सारे जो है किए गए। तो कुछ नहीं फर्क पड़ता यदि आज आदमी को कैंसर हो जाए और बीमारियों के से पाला पड़े, जी, इससे तो अच्छा है कि थोड़ा दाम ज़्यादा दे दे। हाँ, दवाइयों के खर्चे की बजाय उधर किसान के पास जाएगा और वो अच्छा आपको माल शुद्ध नेचुरल फार्मिंग का देगा, तो दैट विल बी मोर यूजफुल। जी, आपने बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब। और जितने दर्शक अभी हमें देख पा रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप थोड़ा देर से भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, तो आज अलबेलो राजस्थान में हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान CR चौधरी साहब। और चौधरी साहब से बातचीत चल रही है उन्नत खेती की, जिस तरह से किसान आज के आधुनिक वातावरण में रोशनी आगे बढ़ता जा रहा है। तो अभी आपने उपकरणों की बात की चौधरी साहब, तो पहले की जो खेती थी उसके बनस्पत आज किस तरह के उपकरण आ गए हैं, क्या उनमें से कुछ उपकरणों के बारे में बता सकते हैं जिससे तुरंत तैयार हो जाते हैं सब चीज़ें? बिल्कुल प्रणय साहब, आपने सही पूछा जी। इनफैक्ट आज़ादी के बाद में और काफ़ी सालों तक 60s तक जी बैलों से ही खेती करते थे। हाँ, ट्रैक्टर भी नहीं था। हाँ, और कई बार तो खेत सूख जाते थे, मतलब यानी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी यदि 2 दिन तक उसको जोत नहीं पाया तो सूख जाता था, तो वापिस उसमें खेती करना मुश्किल होता। तो अब ट्रैक्टर्स आने से फ़ायदा हुआ। इसी प्रकार के हार्वेस्टर्स हैं, कटाई के लिए अलग अलग हैं। और अब तो यहाँ मैं एक सिक्कर के पास में, दांता रामगढ़ के पास गांव, एक 8वीं पास लड़का है, वो खुद वो यंत्र बना रहा है जिससे आपका तिलहन, इनकी बारीक वाली जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो सब गोल वगैरह, इसकी भी बाकायदा मशीन से बुआई करवा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो आई है उससे किसानों को, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में भी देख लें कि स्पेशली फार्मिंग के सेक्टर के अंदर जो क्रांति आई, और उसका एक कारण है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें आदमी नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, तो हाल दो इंडिया की पॉपुलेशन, बट यू विल वंडर, भारत जहाँ 85% पॉपुलेशन आज़ादी के टाइम में 80 पे था, वो भारत 50% पे खेती पे आ गया। पॉपुलेशन का 50%, बट द कंट्रीब्यूशन इज ओनली 18% इन द जीडीपी। जीडीपी में 18% ही कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हमारा फोकस टुवर्ड द इंडस्ट्रीज, टुवर्ड द दिस पढ़ लिख करके बच्चे आउटसोर्सिंग के मार्फत इनकम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी आने से किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। और आज का किसान वास्तव में इन जगह जगह जहाँ हम जाते हैं तो दे आर यूजिंग देम, मतलब यूज़ भी कर रहे हैं पूरा, और उस यूज़ करके वास्तव में उनको फ़ायदा भी हुआ टेक्नोलॉजी का। जी बिल्कुल। सर, अभी आपने युवाओं की बात की और अपने टेक्नोलॉजी की भी अपन ने बात की है, तो जो आज का युवा है, अगर हम उनकी बात करें तो उनको किसान के अंदर जो वो किसान बनना चाहें, जो नई नई टेक्नोलॉजी वो यूज़ करके अपना करियर बनाना चाहें, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अपन युवाओं को जोड़ सकते हैं? देखिएगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं रोज़गार प्राप्त करो, कोई बात नहीं जी, लेकिन रोज़गार देने वाले बनो। बहुत सही, बहुत सही। और इस कारण से ये जितने युवा हैं पढ़ लिख करके, दे शुड नॉट हेड विद द प्रोफेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। उनको गणना नहीं करनी चाहिए खेती कौन करेगा, वो नहीं। आज की खेती बिल्कुल एडवांस फार्मिंग करते हैं, और कई युवा हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब डेयरी भी चला रहे हैं, मुर्गियों का भी एक बना रखा है उन्होंने, और शानदार जो बीज है वो लाते हैं और जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट अब राजस्थान इनपुट दे रही है। इसी प्रकार से युवाओं को स्टार्टअप के लिए एनकरेज कर रहे हैं। आज हम लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर कोई भी यदि अपना फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाता, चाहे तेल का लगा ले, चाहे फूड का लगाए, चाहे जीरा साफ करने की ग्रेडिंग मशीन लगाएं, जो भी लगाएं, उसका 50% अनुदान दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बच्चे आगे। अब जैसे राइजिंग राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ के हुए, अब इसी साल के अंदर, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें राजस्थान ग्लोबल एग्री मीट, जो ग्राम जो है ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट होगी, उसमें और ज़्यादा लोगों को बताया जाए किसानों के लिए। और स्पेशली जिन बच्चों ने
एग्रीकल्चर में कुछ कर रखा है उनको 100% प्रोसेसिंग की ओर। और अब तो कहीं खेत में कोई हल तो हाथ से तो कुछ चलाना ही नहीं, सारी मशीनें हैं। बेरोजगार के लिए बच्चा चाहता है मुझे छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बजाय ही शुड गो फॉर दिस फार्मिंग सेक्टर में जाए, स्टार्टअप स्टार्ट करे। गोबर से मतलब कि साबुन, मतलब कि आप गौमूत्र से क्या क्या फिनाइल और वो चीज़ें बना दें जो वास्तव में फसलों के लिए कोई हानिकारक नहीं है। जब लड़कियों के लिए जैसे अभी ड्रोन दीदी, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिस गुड प्रोफेशन, मतलब अपने उसका उनको सब्सिडी भी देते हैं, ड्रोन किराए पे दे देते हैं। तो यूं करके कुछ नहीं करना पड़ता उनको, सिर्फ छिड़काव करना। जो चीज़ें हम मतलब कई मतलब वो कहते हैं यूरिया के किलोज में काम में लेते हैं, वहाँ पे लीटर्स के अंदर भी काम चल जाता है। बहुत सही बात आपने कही चौधरी साहब। आपका कहने का सिंगल एक पंक्ति में बात कहें तो प्रकृति से लिया और प्रकृति को दिया है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब मैं और रोशनी थोड़ा हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, रोशनी का अक्सर ये प्रश्न होता है कि इतनी सारी जो खेती की ज़मीन थी जहाँ पर हम खड़े होकर पिक्चर भी ले सकते हैं, सरसों का खेत होता है, ये सारी खेती की ज़मीन पे कंक्रीट जंगल बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है चौधरी साहब, जो हम देख रहे हैं क्या वो आप भी देख रहे हैं, कहीं खेती की ज़मीन कम तो नहीं हो रही? यू आर 100% राइट जी। मैं तो दोनों को धन्यवाद, जो दिली है मेरी इच्छा है, मैं भी यही कहता हूँ अब हमें वर्टिकल एक्सपेंशन करना चाहिए बजाय हॉरिजॉन्टल के। आज आप जयपुर देखते हैं वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल जा रहा है, जो बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन अप टू चाकसू, अप टू चौमू, बगरू, इधर आपका देखोगे तो मतलब ये बसी तक तो ये सारी के सारी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो सीमेंट कंक्रीट हो रहा है खेतों में, उसकी बजाय वर्टिकल जाए और खेतों को, इस ज़मीन को उपजाऊ रहने दें, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है और इस पॉपुलेशन के भरण पोषण के लिए ये जो ज़मीन है दुनिया की तुलना में हमारे पास कम ज़मीन। आज यूएसए के पास में लैंड की कोई कमी नहीं है, कनाडा में खूब लैंड पड़ी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी लैंड है, लेकिन हमारे पास में पॉपुलेशन के देशों में ज़मीन कम है। और इस कारण से हमें अब ये जो मतलब गाँव को, शहरों को और कॉलोनियों को जो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए और खेती की ज़मीन को बचाया जाए। बिल्कुल, तभी जाकर के आगे जाकर के हम लोग अच्छी खेती भी करें। धीरे धीरे वैसे समझ में भी आ रही, लेकिन कई बार तो मैं देखता हूँ एक गांव में अपने ही बुजुर्ग की मूर्ति के लिए 1 बीघा ज़मीन, अरे मैंने कहा भाई थोड़े से कोने में ही एक मूर्ति लगा के पूजा कर लिया करो, उसको पूजा तो नहीं करेंगे, दिखाने के लिए कि 1 बीघा ज़मीन का देखो हमारे फलान जी की है, तो दैट इज़ कई बार कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी ये मूर्ति थोड़ी एक कोने में कर देगी बाद में, क्योंकि ज़मीन कम रहेगी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी को लेकर अगर बात करें कि जो किसान है उनकी आय को लेकर अगर हम बात करें तो जो किसान आयोग है वो किस तरीके से काम कर रहा है उनके आय वृद्धि को लेकर? एक्चुअली मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था किसान की आय दुगुनी हो, और उस सिलसिले में राजस्थान सरकार भी काम कर रही है, किसान आयोग काम कर रहा है और किसानों को सब्सिडाइज करके और उनकी पैदावार बढ़ाई जाए। आजकल मैं जहाँ पैदावार बढ़ाने का कहता हूँ, मैं कहता हूँ क्वालिटी वर्ड साथ में लगा पैदावार, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में यदि आप भारत को टिकना है तो आपको ये जो पैदा कर रहे हैं उसमें जो रासायनिक का जो एक रिक्वायर्ड एलिमेंट से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो दे विल सेंड योर प्रोडक्ट बैक, वापिस भेज देंगे। इसलिए क्वालिटी पे ज़्यादा देना। और इवन इंडियंस वी वांट क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर हर आदमी चाहेगा अच्छी चीज़ मिले, तो इसलिए किसान अपनी पैदावार तो बढ़ाए, उसमें नेचुरल फार्मिंग भी करें, सारा कोशिश कर रहे हैं, गोबर का यूज़ करें। आजकल जो एक गोबर का है उसको आप अच्छे ढंग से ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इनमें आय बढ़ाने का दो ही है कि गवर्नमेंट की हेल्प वाला तो है ही, लेकिन उसको अपनी प्रोडक्शन का लागत मूल्य मिल जाए, और इसीलिए किसान कई बार करता है। लागत मूल्य दिलाने का दो ही है, एक मार्केट में गवर्नमेंट कांट परचेज ऑल द मतलब के प्रोडक्ट, लेकिन मार्केट में खड़ा हो जाती गवर्नमेंट तो उससे भाव अपना आप काफ़ी ऊंचे जाते हैं। और इसी कारण से जब उनका मूल्य से ज़्यादा मिलेगा तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। इसी पे फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, कि किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए।
ताकि एक वो बहुत- अपना जी। भरण पोषण अच्छे रहे। बड़ा सशक्त संबल प्रदान कर रही है केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों किसान भाइयों को। चौधरी साहब, जिस तरह की आप प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, क्या इस प्राकृतिक खेती में हमारे प्रदेश में कोई औषधि उत्पादन भी हो रहा है, औषधियों का उत्पादन भी हो रहा है खेती में? बिल्कुल सही है। आप देखेंगे चाहे अश्वगंधा हो, चाहे सफ़ेद मूसली हो, ये कई जीरा वगैरह, अभी जब कोरोना काल आया जी तब हम कहते थे कि भारत की गृहिणी की रसोई में जाकर के जी। वो चीज़ ले लो कि खा लो पी लो, कहीं को मतलब कोरोना का असर नहीं आएगा। अब वर्ल्ड मानने लग गया जी। ये औषधीय जो पौधे हैं जी। बहुत काम के हैं। इसी प्रकार चाहे हल्दी हो, चाहे आपका जीरा हो, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, हाँ। लेकिन औषधीय पौधों के अब जगह ले रहे हैं। हाँ, हम हाँ, खुद हाँ। कह रहे हैं हाँ अब जी। आप लोगों को अपनी जो ट्रेडिशनल है वो ठीक है, फूड इज़ रिक्वायर्ड, सीरियल्स आर रिक्वायर्ड। मोटे अनाज को श्री अन्न कर करके जिसको कभी केवल पशुओं को ही खिलाने के काम में लेते थे, बिल्कुल। आज वो मतलब यूरोपियन और मतलब जैसे बाजरा, हमारे से ज़्यादा बाजरा तो सऊदी अरबिया वाले मंगा रहे हैं बाजरा। जी, इस कारण जी। से वर्ल्ड के अंदर श्री अन्न के नाम से हाँ, सारे से आया है। हाँ, तो ये आप सही कह रहे हैं कि हमें जो अनाज है जो इसको आगे आमदनी को बढ़ाने का करने का ये सारा काम करें, गवर्नमेंट खुद कर रही है इसमें। जी जी। अगर मंडी में भंडार की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से देखते हैं कि बहुत सारी उत्पादन हो जाता है और जो माल है वो खराब हो जाता है, तो आयोग इस दिशा में क्या कुछ कदम उठा रहा है? देखिए, भंडारण के अंदर दो प्रकार के, एक तो शीत भंडार है, एक वो भंडार है जैसे FCI के गोदाम हो गया जिसमें ज़्यादा शीत नहीं भी हो, लेकिन फ्रूट्स हैं। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका क्वेश्चन बहुत सही है। भारत की प्रोडक्ट का 15% पेरिस नष्ट हो जाता है, जी। 15%, जबकि USA में ये रेशियो 8-9% है। जी। तो हमें भंडारण, शीत भंडारण की ओर भी ध्यान देने का, कोल्ड स्टोरेज चेन की तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। प्लस भंडारण में एक काम और किसान को फ़ायदा देने के लिए करना पड़ेगा कि जब फसल आती है उस समय बिल्कुल भाव कम हो जाते हैं। जी। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी बैंक या कोई गांव की फंड्स, मेरा एक गवर्नमेंट को सजेशन जा रहा है, हाँ, फंड ऑफ द फंड्स, जी। यानी एक फंड ऐसा क्रिएट कर दिया जाए हाँ जी। ताकि किसान उस गांव के या गांव पंचायत के बैंकों के चक्कर लगाएंगे जब तक, तो 2 महीने उसमें लग जाएंगे, तो 2 महीने बाद में वैसे ही वो रख ही नहीं सकता उसको। तो आज फसल आई है, दूसरे दिन उसको चुकाना पड़ता है। बिल्कुल। अपने को लगता है कि भाई फसल आई होगी काफ़ी, उसके तो मजदूर का पैसा, ट्रैक्टर वाले का पैसा, सेठ जी साहूकार का पैसा, कपड़ा जो खरीदा उसका पैसा चुकाना पड़ता है। तो इसलिए ही इमीडिएटली नीड द मनी, और उसका ये फंड्स ऑफ द फंड के मार्फत, फंड ऑफ द फंड्स के मार्फत यदि किसानों को हम स्टोरेज वहीं करके तो पैसा दे दें 75%, 70%, और जब भाव आए, जब वापस ये तो हमारा जमा कर देना और तेरे अच्छे भाव वापस ले लेना। जी जी। ये भी एक स्टोरेज का है। जी। प्याज स्टोरेज की ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमने वी रेज दिस क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट आल्सो, जी। क्योंकि ये फसल जब आती है तो 5 रुपये किलो में आलू है, प्याज है, और बाद में यही 100 रुपये किलो तक चली जाती है। जी जी जी। हाँ बिल्कुल तो सही। इसलिए स्टोरेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ। बहुत महत्वपूर्ण स्टोरेज और सही स्टोरेज होना चाहिए। जी। दालों का क्वेश्चन आया था एक बार, आप देखें हमारी जब फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के अंदर, मोदी गवर्नमेंट में, दाल करीब 150-200 बीच में चली गई। हाँ बिल्कुल। तुरंत मैं विजनरी प्राइम मिनिस्टर जी को धन्यवाद देंगे, अभिनंदन भी करता हूँ, हम सबसे करके, और उन्होंने 20 लाख टन दालों के स्टोरेज का कैपेसिटी करवाई। 20 लाख टन, 1 लाख टन हमने बाहर से खरीदी इमीडिएटली रिलीफ के लिए। बाद में भारत में प्रोक्योर करके 20 लाख टन का स्टोर कर दिया जी। वो आज तक काम आता है। तो उनकी स्टोरेज जो था वो हमने पूरे जो FCI है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, इन सब के स्टोरेज में रखवाया था। हाँ जी। हाँ तो स्टोरेज कैपेसिटी गवर्नमेंट के पास में है। जी। आज हमें 1000 जी लाख टन जी तक की कैपेसिटी भारत सरकार के फूड डिपार्टमेंट के पास जी जी जी। और प्राइवेट सेक्टर भी खूब आ रहा है इसमें। जी जी। हाँ। क्योंकि
तो स्टोरेज वाला पॉइंट राइट है, कोल्ड स्टोरेज एज वेल एज द नॉर्मल स्टोरेज। जी चौधरी साहब, हम राजस्थान की ज़मीन की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ की पैदावार की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो राजस्थान है वो मीठे और तीखे व्यंजनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और इसलिए यहाँ पे आने वाला जो भी नागरिक है जो देश से बाहर से या राजस्थान के बाहर से आ रहा है वो यहाँ के व्यंजन ज़रूर चखना चाहता है। और हम भी सोचते हैं कि चूल्हे पर जाके देखें कि राजस्थान में बन क्या रहा है। क्या चौधरी साहब को भी पकाने में और खाने में कुछ आनंद आता है राजस्थान के व्यंजन? देखिएगा, राजस्थानी व्यंजन तो जैसे पहले स्टार्टिंग में आपके राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी व्यंजन, राजस्थानी मनवार, मान और मनवार, हाँ। ये पूरे देश में जानी जाती है। हाँ। जहाँ भी और का वो कहना, जहाँ नहीं पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जाए मारवाड़ी। वाह वाह वाह। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। तो पूरे भारत के अंदर हाँ। गांव-गांव में हमारा आदमी बैठा है। जी। बिल्कुल। और उसके व्यंजनों के लिए वो सिला, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे इवन विदेश में। आई रिमेन इन मतलब यूके में 4-5 महीने ट्रेनिंग करी थी हाँ। रूरल डेवलपमेंट पे जब अधिकारी था, तो वहाँ हम लोग व्यंजन खुद ही बनाते थे। वहाँ तो यदि आपने होटल में कर लिखा हाँ। इतना ही तो पैसा मिलता था। हाँ, यदि विदेश वो तो अब एक मोटा दिन- अनाज भी मांगने लगा है। हाँ, मोटे अनाज की तो जबरदस्त मांग हो रही है आज की तारीख। अन्न, श्री अन्न की जो है, जी जी जी। चाहे वो रागी हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा, अलग अलग स्टेट में है। अपने यहाँ बाजरा ज़्यादा है, और बाजरा में तो राजस्थान नंबर 1 स्टेट है जी। जहाँ सबसे ज़्यादा पैदा हो रहा है। हाँ, हाँ। और हमारा बाजरा सऊदी अरबिया, यूरोप सब जगह जा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो नवाचारों की अगर हम बात करें, क्योंकि आपका इतना लंबा जो सफ़र रहा है, जिस तरीके से हमने देखा और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो वो आरपीएससी के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उस वक्त में आपने क्या क्या नवाचार किए हैं, इसके बारे में क्या थोड़ा था? जानना चाहेंगे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिक्रूटिंग बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उसका काम ये होना चाहिए, और हमने किया भी, टाइम पे बच्चों की परीक्षाएं हो जाए, सही परीक्षा हो, पेपर लीक्स नहीं हो, और इसी प्रकार से टाइम पे रिजल्ट आए, जी और लड़कों को रिक्रूटमेंट टाइम पे मिले। जी बिल्कुल। ये मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिस। जी जी। और उसके तहत कई जो, क्योंकि वहाँ भी बिल्कुल वही पुराने हाथ से ही जोड़ बाकी करते देते, तो उसकी जगह हमने स्कैनर और सारे कंप्यूटराइजेशन कराया पूरा कमीशन को। फिजिकल पहली उसको हम कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, देन जो कैपेबल आदमी थे और जी। सीक्रेट सेक्शन में लगाए ताकि सीक्रेट जी। ठीक रहे, और जी। वहाँ बच्चों की टाइम पे बिल्कुल शेड्यूल बना दिया था हाँ कि जी। हम हर साल जैसे यूपीएससी आईएएस की परीक्षा लेती वैसे करेंगे। जी। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स आती उसमें। हाँ। जी। कई बार किसी को आंसर जो की आती है, हाँ। उसको लेके कोई कोर्ट में चले जाए, थोड़ा सा डिले हो जाता। बट मैं भजनलाल जी की सरकार को, हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करके सारे कमीशन दोनों, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड एंड राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों को ये निवेदन किया, कहा गया है कि टाइमली रिक्रूटमेंट हो। और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी ये कहा गया कि आपको एडवांस सोचना पड़ेगा कितने लोग आपके रिटायर हो रहे हैं, कितनी कौन कौन सी पोस्टें कब खाली हो रही हैं, उनका रिक्रूटमेंट टाइम पे करो। जी जी जी। तो टाइम पे ये भेजें, टाइम पे रिक्रूटमेंट हो जाए, तो ताकि एम्प्लॉयज़ और यूथ, जी इधर तो एम्प्लॉयमेंट में जो भारी दिक्कत आती वो नहीं रहेगी। जी, एक बिल्कुल। डिपार्टमेंट है 10 में से 5 खाली। आज के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी में देखते हैं जी। आप, मतलब 30% प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की असिस्टेंट जगह खाली पड़ी रहती है, बिकॉज मैनेजमेंट कर नहीं पाए। जी। तो इसको अब टाइमली मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगले 1 साल का पूरा निकाल दिया, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, ये गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे इन्होंने बिल्कुल, काम क्या किया है। क्या बात तो है। चौधरी साहब, चलने से पहले अगर हम आज की जो किसान के घर में जो युवा है, जो एक नया भविष्य देख पा रहा है, उस युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा 2 युवाओं से आपके मार्फत ये जी। निवेदन रहेगा। एक कर्मठ हाँ। काम करने वाले बने। हाँ जी। दे शुड नॉट हेजिटेट विद एनी वर्क। आज किसानी का कार्य कर रहा हूँ तो मुझे हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, जी और आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, बिल्कुल। लेकिन जो काम हाथ में है उसको भी करो, उसको लगन से करो, और मेहनत करते रहो। ईमानदारी से आप पढ़ाई करें। जो आदमी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनको अच्छी कंपटीशन की तैयारी करके बैठना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए होशियार बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा आपने ये सर। है, और यही भावना लेगी। देन एकाग्रता,
इंटेग्रिटी के साथ में काम करें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये उनके लिए मेरी शुभकामनाएं नवरात्रों के अंदर कि बच्चे आगे बढ़ें। सरकार उनके साथ में, राजस्थान की सरकार, भजन लाल सरकार उनके साथ में है, हम सब उनके साथ में हैं। और स्टार्टअप में मतलब केवल मात्र रोजगार को ये नहीं समझे कि हम सरकारी रोजगार मिलेगा उसको ही, दे शुड डू देयर, मतलब अपना विजन को काम में लेके उसमें ज़्यादा कमा सकता है, उसमें भी ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। जी। और स्टार्टअप से वो कईयों को रोज़गार देने लगा। एक आदमी जिसको मैं बिल्कुल पहले सरकारी नौकरी में था, उसने छोड़ करके स्कूल, मेरा दोस्त पक्का था जी। और आज वो हज़ारों आदमियों को अपनी उस स्कूल की इतनी ब्रांचेज हो गई हैं, हाँ। तो आज हज़ारों लोगों को रोज़गार भी दे रहा है जी। और बच्चों का भविष्य भी सुधार है। जी। इसलिए युवाओं को थोड़ा मतलब एंटरप्रेन्योरशिप भी मस्ट है, जी। साहसीपना आना चाहिए। बिल्कुल सर। और युवाओं को गलत डायरेक्शन में जाए। ये जो आजकल देखता हूँ मैं कई बार, ये ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं बच्चे। जी, ये आप जैसे वरिष्ठ जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनका मार्गदर्शन रहेगा तो युवा अपनी राह से भटकेगा नहीं। तो सिया चौधरी साहब, आज आप अलबेलो राजस्थान में आए, इतनी सर्वोत्तम आपने जानकारी दी है, मेरे ख्याल से जो लोग अनभिज्ञ होंगे वो भी अब इस बारे में आप उनका मार्गदर्शन हो चुका होगा। तो अलबेलो राजस्थान में पधारने के लिए, अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपका, डीडी राजस्थान का, दोनों जो हमारे को ग्रिल करने वालों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। जी, धन्यवाद। और अब चलते हैं अलबेलो राजस्थान से, आगे चलते हैं। अगले अलबेलो राजस्थान में आपसे फिर मुलाकात होगी। आने वाली रामनवमी की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को, और मुझे दीजिए रोशनी मिश्रा को आज्ञा। हम फिर मिलेंगे।